हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत समझने की कोशिश की है। लगभग 40 मिनट का वीडियो हम लोगों ने डिलीवर किया था आप लोगों तक। तो ध्यान रखिएगा, उस पूरे वीडियो को अगर मैं 40 मिनट की बात नहीं करूं तो एक चीज आपके जहन में बिल्कुल अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपको आई को लाना है तो फ्लो ऑफ चार्ज करना होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज को एक प्रॉपर डायरेक्शन में करने के लिए आपको एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव टर्मिनल्स का जनरेशन करना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम किसके माध्यम से कर रहे हैं या किसके माध्यम से करेंगे, हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जितने भी हमारे सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, हम करेंगे सेल और बैटरी के माध्यम से। क्लियर है। तो एक चीज जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, वहां से में अगर उसको समराइज हम लोग करें तो हम लोगों ने अब तक चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। Q इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा, N इंटू ई, ये पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर इस चार्ज को समझने के बाद हम लोग आए करंट पर। हम लोगों ने I को डिफाइन किया, I इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा, Q अपॉन टी। ये हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि करंट का फॉर्मूला यानी I क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं। एक समरी हम लोग करना चाह रहे हैं, हम लोग Q डिस्कस कर चुके हैं, जरूरी था क्योंकि अगर Q डिस्कस नहीं करते तो I तक नहीं पहुंच सकते थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस V पढ़ा और हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा W अपॉन Q, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना भी वर्क आपको करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो चुकी है कि जब तक हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं बनाएंगे अक्रॉस वायर, तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज एक ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट मोशन है, ड्रिफ्ट स्पीड है, उसको गेन नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड को गेन नहीं करते हैं तो हमारे पास में करंट का सेंसेशन पैदा नहीं हो सकता। तो यानी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी में यानी आई को लाने के लिए वी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कहीं ना कहीं वी और आई में एक रिलेशन है। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यानी वी नहीं है, तो करंट यानी आई कभी जनरेट नहीं हो सकता। यानी यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमको आई लाना है तो वी होना नेसेसरी है, यानी अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और आई में कोई ना कोई रिलेशन है, और इस रिलेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, हम सिर्फ ओम ही ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और आई में रिलेशन को फील किया। उनको ये अनुमान हुआ कि कहीं ना कहीं वी और आई में रिलेशन है। तो इस रिलेशन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखिए, ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम क्या लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन, देखिए, यानी ओम्स ने हमें क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है। यानी अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए, हम डायग्रामेटिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टिंग वायर है, क्लियर है, और मान लीजिए कि आपने यहां पर इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, यहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। तो यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर रखा है, सपोज कीजिएगा, और यहां आपने मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कन्वेंशनली क्या बोलते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। तो क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये एक मेटेलिक वायर है, दिस इज मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर लेने का कारण क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इनमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रेवल करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी आई का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये आई का डायरेक्शन जो हम लोगों ने लिया है कौन सा डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या लिया, कंडक्टिंग वायर लिया, एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट किया, एक तरफ नेगेटिव क्रिएट किया। ये किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, सेल के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो जैसे ही एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हुआ तो जो हमारा कंडक्टिंग वायर है मेटल का, उसमें रखे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये आप लोग जानते हैं। तो और एक चीज हमने और पढ़ी है, ये आई का एरो मैंने इस तरफ क्यों लगाया है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ये किसको इंडिकेट करता है या ये किसको समझाता है, ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के ऑपोजिट होगी। अब देखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने बोला कि यानी जो ओम ने जो रूल दिया वो क्या दिया कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी यहां पर ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किसी कंडक्टिंग वायर के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके कारण जो आई प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं मान लेता हूं 1 एम्पियर है। कितना है, 1 एम्पियर। कितना है, 1 एम्पियर। अब मैंने क्या किया, देखिए थोड़ा सा डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूं आपको ओम्स के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने इसी कंडक्टिंग वायर को वापस लिया और इस बार देखिएगा हम लोगों ने क्या चेंज किया है, बहुत अटेंटिव के देखिएगा। यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। सपोज कीजिए पहले यहां पे मैंने 5 पॉजिटिव लिया था, मतलब मेरा, आप इसको 5 और इसमें मत जाइएगा, आप नंबर गेम पे मत जाइएगा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले था और अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो इस कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही तेजी से, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों पे पुश क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर पुश क्या होगा, ज्यादा लगेगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पे किया जाने वाला वर्क हमने पढ़ा था W/Q। तो यहां पर जो वर्क हो रहा है इलेक्ट्रॉन पर और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर वर्क होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर वर्क ज्यादा तेजी से होगा, करंट बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो इस बार जब आप करंट को नोट करेंगे तो यहां पर भी आई का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। और इस बार जब आप करंट चेक करेंगे तो आपको करंट क्या मिलेगी, डबल मिलेगी। क्या मिलेगी, दुगनी मिलेगी। यही आपको ओम्स ने अपनी इक्वेशन से बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of conducting wire is directly proportional to the amount of current flowing in it। क्या बताया, इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज लिखें तो ये डायग्राम बड़े अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टिंग वायर में उस पर लगने वाला जो पुश होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा। यही हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां हमने बढ़ा दिया है, यहां पहले पोटेंशियल डिफरेंस कम था, यहां पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बढ़ाया है, तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो चुका है आपका, पहले कितना था 1 एम्पियर, अभी कितना हो गया 2 एम्पियर। तो डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ गई। यहाँ डिफरेंस कम था तो करंट 1 एम्पियर थी, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट क्या है, डबल। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। क्लियर है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ओम है उसने इक्वेशन प्रोड्यूस करी। अब देखिए ये तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें, आपको डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो मैं आपको लिख देता हूं, आप नोट्स में जरूर नोट कीजिएगा। आज हम इसको मैथमेटिकली थोड़ा बहुत समझेंगे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए डेफिनेशन, वी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का होता है, अक्रॉस the two ends of
conducting wire, clear है, two ends of conducting wire is directly proportional to the amount of current flowing in it। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें। जैसे आपके पास में एक सेल है, एक सेल पर मान लीजिए 1.5 वोल्ट लिखा है, तो 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है, वो चार्ज पर कितना वर्क करेगा, 1.5 जूल पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करेगा वो सेल, 1.5 जूल। अगर मान लीजिए आप 3 वोल्ट का सेल लगाते हैं जो कि 1.5 का डबल है, तो वही जो आपने नया वाला सेल लिया है वो पर कुलम चार्ज पे कितना वर्क करेगा, 3 जूल। तो अमाउंट ऑफ जो वर्क है इलेक्ट्रॉनों पर वो क्या हो चुका है, डबल। उस पर लगने वाला पुश क्या हो चुका है, ज्यादा। तो इसी कारण से अमाउंट ऑफ करंट भी क्या होगा, ज्यादा। आपने V को बढ़ाया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं कि अगर V बढ़ेगा तो I भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर V घटेगा तो I भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन इस रूल को अप्लाई करने के लिए जो ओम्स ने सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन रखी थी वो ध्यान रखिएगा, ये लाइन वैलिड होगी कुछ मटेरियल्स के लिए। कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फिजिकल कंडीशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये जो रूल लगेगा कि V बढ़ाने पर I बढ़ेगा कुछ मटेरियल के लिए, वो कब लागू होगा, जब आपकी फिजिकल कंडीशंस क्या है, कांस्टेंट। ये ऐसा क्यों हम लोगों ने लिखा है, ये आप लोग अभी जो हम आगे आने वाले सेशन के अंदर ये चीज समझेंगे, ध्यान रखिएगा। बट आप ये बिल्कुल अच्छे से इसको मेमोराइज करें, नोट्स बनाएं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, बट फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये आपने इक्वालिटी वाला जो सिंबल लिखा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, वो हमें ओम्स ने दिया। इसी को अगर हम थोड़ा सा और अब एक्सप्लोर कर लें, देखिए वापस एक बार लिख लेते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब ब्रैकेट में लिखे, क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ये हम रूल या ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय टेम्परेचर आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ये रट लें, समझ लें, फिजिकल कंडीशंस को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाएंगे तो हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। जब भी प्रोपोर्शनल आता है, इक्वालिटी इक्वल का सिंबल लगाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, और यहां हम लगाएंगे एक नया सिंबल R, ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू R इंटू I। अब क्योंकि एक नई चीज है, ये R क्या है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो ओम्स लॉ ने हमें क्या नई चीज दी, ओम्स लॉ ने सबसे पहले हमें बताया कि V और I में क्या रिलेशन है। तो क्या बताया, V I के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा फॉर सम मटीरियल एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। क्लियर है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर हम क्या लगाएंगे, इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे, तो हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो एक नई चीज हमें ओम्स ने दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, R, और R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। R इज इक्वल टू, अगर मैं मैथमेटिकली इसको आप इक्वेशन नंबर A दे दें, और इक्वेशन नंबर A से R की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, V अपॉन I। तो R का वैल्यू किस, देखिए R का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, V अपॉन I। बट देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, R क्या है, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। R क्या है, एक कांस्टेंट है, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। किस पर निर्भर करती है, कंडक्टिंग वायर पर निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा। अब कई लोग इस फॉर्मूले को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो यहां से अपनी एक इक्वेशन सेट करते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो वो ये कहते हैं कि अगर अपन V बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है।
आर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। हम लोगों ने लिखा है आर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, एंड आर इज कांस्टेंट। आर इज क्या है, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन आर क्या है, कांस्टेंट। तो कभी भी आप इस इक्वेशन को देखकर ओम्स लॉ से कभी ये डिराइव मत कर देना कि आर इज प्रोपोर्शनल टू वी, या आप ये मत लिख देना आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये दिखने में आपको लगेगा लेकिन ये ऐसा है नहीं। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर आप v को बढ़ाएंगे तो i भी बढ़ेगा, और हर समय v और i का रेशियो क्या देगा आपको, एक कांस्टेंट नंबर देगा, जो कि कंडक्टिंग वायर का क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आती है कि क्या ऐसी फिजिक्स में और भी कोई चीज है जो इसी के अकॉर्डिंग है? तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे 8-9 में, d इज इक्वल टू होता है m/v। अब d का भी जो फॉर्मूला है वो मास और वॉल्यूम पर निर्भर करता है, लेकिन मतलब उसके फॉर्मूले में m और v दोनों आते हैं, लेकिन डेंसिटी मास बढ़ाने पे नहीं बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ाने पे नहीं घटती है। ये मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी मटीरियल पर निर्भर करती है। ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस भी क्या है, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर पर निर्भर करता है, कंडक्टर के डायमेंशंस पर निर्भर करता है, कंडक्टर में मौजूद एटम्स पर निर्भर करता है, वो v और i पर निर्भर नहीं करता है। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, v/i। क्लियर है? जहां पर r क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो अब हम लोगों ने एक नई चीज पढ़ ली, हमने देखिए q पढ़ लिया था, i पढ़ लिया था, v पढ़ लिया था, और अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है, r इज इक्वल टू v/i। ये चौथा फॉर्मूला हम लोगों को दिया है ओम्स लॉ ने। तो यहां से हम एक दो बातें और डिस्कस कर सकते हैं। अभी देखिएगा, नई चीज आई है तो डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन हम लोगों को देनी पड़ेगी, उसका हमें ऐसा यूनिट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं r। अब हमारे पास में एक नई चीज है, r इज इक्वल टू है v/i। तो अब हम लोगों को क्या निकालनी है, ऐसा यूनिट ऑफ r क्या निकालना है, ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए v का ऐसा यूनिट हम पढ़ चुके हैं, क्या है, वोल्ट, ये मैंने आपको बता दिया था, और i का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी का दूसरा जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है ओमेगा से हम इंडिकेट करते हैं, दिस इज ओमेगा, और वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ओम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसे यूनिट पूछ ले रेजिस्टेंस की तो वोल्ट पर एम्पियर भी सही है, जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, ओमेगा, और वैसे हम इसको क्या लिखेंगे, OHM, ओम। क्लियर है? तो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस था। अब यहीं पर आपके पास में कुछ फॉर्मूला आर। अब एक्चुअली ये जो नई चीज आई है आर, ये है क्या चीज, आर क्या है, जब करंट फ्लो करता है किसी, या करंट जब प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होने के लिए किसको फ्लो होना पड़ता है, चार्ज को फ्लो होना पड़ता है। चार्ज किस में फ्लो करेगा, कंडक्टर में। तो जब चार्ज कंडक्टर में फ्लो करेगा, तो मैंने जब आपको ड्रिफ्ट मोशन पढ़ाया था, तो जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कॉपर का बना हुआ वायर है, तो कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकले तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा Cu1+ या Cu2+ के रूप में। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद, तो वो जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या प्रोड्यूस करेंगे, हिंड्रेंस। तो वह हिंड्रेंस ही क्या कहलाती है, हिंड्रेंस मतलब बाधा, मुश्किलें। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको दूसरी गाड़ियां क्या प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब अगर आपकी गाड़ी को देखूं तो आप एक चार्ज हैं, तो आपको जो रोड पे मौजूद दूसरी चीजें आपके लिए क्या प्रोड्यूस करती है, बाधाएं पैदा करती हैं। वैसे ही जब कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो जो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचे हुए हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिंड्रेंस। तो उस हिंड्रेंस को नापने का तरीका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, जो कि हमने किस टर्म में डिफाइन किया है, V और I के रूप में। और ध्यान रखिएगा, V बढ़ाने पर R नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? मैथमेटिकली देखने पर हमको लगता है R एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कंडक्टिंग वायर इस कमरे में रखा है, तो इस ये मान लीजिए कॉपर का बना हुआ कंडक्टिंग वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट कर रखा है, तो भले ही आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दे, कितना भी करंट आप बढ़ा दे घटा दे, इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, वो कब बदलेगा, टेम्परेचर बदलने पे, या फिर आपने इस सिलेंड्रिकल वायर को मान लीजिए फैला के मान लीजिए किसी शीट में कन्वर्ट कर दिया तो बदल जाएगा। तो आर किस पर निर्भर करता है, इस वायर के डायमेंशंस पर और फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर पर। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब आपसे डेफिनेशन आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको दे रहा हूं, डिफाइन 1 ओम।
डिफाइन 1 ओम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लिखेंगे एज वी नो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी को 1 वोल्ट रख दीजिए, आई को 1 एम्पियर रख दीजिए, तो डेफिनेटली आप क्या निकालने में सफल हो जाएंगे, 1 ओम। आज के लिए काफी है।